देखो अब हम लोग समझें आर्टिकल कितने 16 को, ठीक है। आर्टिकल जो 16 है इसके अंदर में अवसर की समानता की बात की गई है। मतलब कैसा क्या किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी क्या किया जाएगा बताइए, अवसर की समानता। मतलब कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी के लिए कैसे क्रिएट किया जाएगा, इक्वल क्रिएट किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? देखिएगा, इसको ध्यान से समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल 16 को भी 5 खंड में लिखा गया है। 16 का 1 नहीं, 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4 और 16 का 5। ये पांचों पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि हमारे देश में दो तरह से जॉब मिलता है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अपॉइंटमेंट। कुछ जॉबों में सीधा नियुक्ति होती है डायरेक्ट, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जिसमें आपको परीक्षा और इच्छा के माध्यम से नौकरी मिलेगी, तो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट। और अपॉइंटमेंट का मतलब सीधा क्या कर देना, उठा करके अपॉइंट कर देना, नियुक्ति। तो देखो यहाँ पर ना, चाहे तो क्या हो, नियुक्ति हो। नियुक्ति समझते हैं आप लोग, जिसको आप लोग अपॉइंटमेंट बोलते हो। 16 का 1 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का हिंदी शब्द क्या है, नियोजन। हाँ, तो देखिए 16 का 1 कहता है कि चाहे सरकार के अधीन, मतलब प्राइवेट नौकरी की यहाँ पर बात नहीं है। अब जैसे मान लो कि हमने कोचिंग खोल दिया, तो कोचिंग खोल दिए तो हमें रिसेप्शनिस्ट में लड़की चाहिए, तो हमने जेंडर के आधार पर भेदभाव किया कि नहीं किया, कि हम लड़की ही रखेंगे लड़का नहीं रखेंगे। तो सरकार इसमें मना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी है। तो 16, पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि 16 जो है वो प्राइवेट पर लागू नहीं होता है। ये किस नौकरी के लिए बात कर रहा है, सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। अब सरकारी नौकरी चाहे तो नियुक्ति से मिले या नियोजन से मिले, चाहे तो एम्प्लॉयमेंट की बात हो या अपॉइंटमेंट की बात हो, सभी में सभी व्यक्ति के लिए अवसर कैसा होगा, समान। यानी कि यहां पर अपॉइंट करते समय या नौकरी देते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 का 1 कह रहा है, समझ रहे हैं। अवसर सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन 16 का 2 देखिए, यहीं पर कह रहा है कि जो ये भेदभाव नहीं करेगी, समान अवसर जो देगी वो 7 आधारों पर। यानी कि 16 का 2 7 आधार बता रहा है। जैसे 15 के 1 में कितने आधार बताए गए थे, 5, इसमें 7 आधार बताए गए हैं। क्या क्या क्या, धर्म, जाति और लिंग और हाँ वंशक्रम और जन्मस्थान और हाँ जन्मस्थान, मूल वंश और निवास स्थान, है ना। कितने हो गए, 7 हो गए। निवास स्थान, इन 7 आधार पर जो है वो सरकार भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब आप कहाँ रहते हैं इस आधार पर भी भेदभाव नहीं की जाएगी। आप कहाँ पैदा हुए हैं इस आधार पर भी भेदभाव नहीं की जाएगी। तो 16 के 2 इन 7 आधारों पर भेदभाव करने से राज्य को क्या किया, रोक दिया। तो जरा सा देखिए कि 15 के 1 में कितने आधार पर, 5 पर, और वो 5 इसमें भी हैं, बस इसमें 2 और क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसका मतलब अगर हम कहें कि 15 का ही क्या है, विस्तारित रूप है 16, यानी 15 को बढ़ा करके ही क्या किया गया है, 16 बनाया गया है। समझ रहे हैं, नहीं समझे? तो यहां पर देखिए 16 के 2 में आधार बना दिए गए। 16 के 3 को जरा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बात आ जाएगा। ये जो है वो क्या है, 16 का 1 और 2 का अपवाद है। 16 का हम 1 2 नहीं कह सकते, बल्कि 16 के 2 का अपवाद है। कैसे? यहां पर क्या कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 के 3 कहता है कि राज्य कानून बना करके निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। मतलब कि जरा समझो, वहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव करने से क्या किया था, यहां पर कह रहा है निवास के स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है। इसका लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है, यह समझिए थोड़ा, क्यों भेदभाव किया जाता है। और इसको हम 16 के 2 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों कहा गया, सो देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप तेलंगाना साइड में चले जाइए, जैसे आप झारखंड साइड में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र काफी क्या है, पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। ऐसा लगेगा कि जैसे आप भारत से निकल करके किसी दूसरे देश में आ गए। कुछ क्षेत्र हमारे यहां ऐसा है जो जैसे लगता है कि दया का मांग कर रहा हो सरकार से कि हम पे ध्यान देकर के हमारा भी विकास कराओ। तो सिर्फ जाति ही पिछड़ा नहीं है, कुछ स्थान भी पिछड़े हैं।
आप समझ रहे हैं? जैसे आप चले जाओ राजस्थान का जयपुर वगैरह, हमें तो लगेगा कि इसे घूमने के लिए कोई दूसरा देश में आ गए। नहीं, उदयपुर में चले जाओ तो लगेगा कि इसे कोई झीलों के शहर में आ गए। घूमने का बहुत अच्छा अच्छा जगह मिलेगा, और वही अचानक से कुछ ऐसे जगह में चले जाओगे वहां पर चाय की दुकान भी दूर दूर तक नहीं दिखेगी। तो वो क्षेत्र क्या है बताइए? काफी पिछड़ा है। तो उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा? क्योंकि क्षेत्र का विकास होगा तभी व्यक्ति के लिए अवसर पैदा होगा, क्योंकि क्षेत्र की विकास होगी तो कंपनियां लगेगी, नहीं नई नई दुकानें खुलेंगी, बाजार बनेगा, शहर बनेगा, लोगों को वहां पर कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा। इसलिए कई बार निवास के स्थान पर भी भेदभाव किया जा सकता है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, और ये 15 के 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहां पर मना किया, यहां पे तुरंत दे दिया भेदभाव करने के लिए। तो यहां पर अर्थ यह है कि जो भेदभाव किया जाएगा वो तार्किक होगा। तार्किक समझते हैं? ऐसा नहीं कि जहां मन, अब मान लो कि कानपुर को ही फिर से विकास करवाने में लग गए और हमीरपुर को छोड़ दिए। अगर तुम हमीरपुर को विकास कराओगे तब तो ये सही चीज है, लेकिन अगर हमीरपुर को इग्नोर करके कानपुर को और विकास कराओगे तब तो यहां पर गलत है। इसलिए जो क्षेत्र पिछड़ा है उसको विकास करने के लिए कानून बनाया जाए। समझ रहे हैं? और वो भेदभाव जो सरकार करेगी वो किस आधार पर करेगी? तार्किक आधार पर। तार्किक मतलब कि जैसे तैसे मनमानी तरीके से नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी कि तुमने जो भेदभाव किया है निवास स्थान के आधार पर वो लॉजिकल है या नहीं है। इसका मतलब कि ये न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप? अगला 16 का जो 4 है इसको देखिएगा। 16 का 4 का प्रसंग कुछ ऐसा है, सो देखिएगा कि पिछड़ा समझते हैं आप लोग? यानी कि एक तो 16 का 3 और 16 के 4 में अंतर क्या है? 16 के 3 पिछड़े क्षेत्र की विकास की बात करता है, और 16 का 4 जो है वो पिछड़े लोगों के विकास का बात करता है। ये क्षेत्र की विकास की बात करता है और ये लोगों के विकास की बात करता है। इसलिए 16 का 4 कह रहा है कि जो लोग पिछड़े हैं, लेकिन किसके राय में? राज्य के राय में। यानी कि सरकार को ऐसा लगता हो कि ये लोग क्या हैं? पिछड़े हैं। सरकार को यदि ऐसा लगता हो कि ये लोग पिछड़े हैं, नहीं, लेकिन अब पिछड़े हैं तो क्या? पिछड़े तो हैं और इनका सरकारी नौकरियों में अच्छा खासा रेशियो नहीं है। अब ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लो कि 100 पोस्ट निकला वैकेंसी के लिए, मतलब इतना लोगों को नौकरी देना है, और हमारे देश में मान लो जनसंख्या भी कितना है? 100 है। अब मान लो थोड़ा देख लीजिए कि इसमें 20 संख्या जो है किसका है? जनरल का। 50 संख्या मान लो ओबीसी का, मान लो, और 50 संख्या मान लो 30 संख्या मान लो SC ST का। तो 100 नौकरियों में 30 नौकरी अगर इनको मिल जाए, 50 नौकरी इनको मिल जाए और 20 नौकरी इनको मिल जाए, तो माना जाएगा कि जिस हिसाब से जनसंख्या है उसी हिसाब से नौकरी इनको मिला है। लेकिन ऐसा होता कि 100 नौकरी मिला, 100 नौकरी की वैकेंसी है, और 100 में 100 लोग जनरल की नौकरी हो गई, ओबीसी और SC ST यहां गए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ओबीसी और SC ST का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अगर राज्य को ऐसा लगता है कि पिछड़ा जो है, पिछड़ी जो जाति है या पिछड़े जो लोग हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में उनको नौकरी नहीं मिली है, तो उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि समझ में आ रहा है बात? अब जरा सा 16 के 4 में 2 बातें हैं, देखिएगा। सबसे पहली बात कि 16 के 4 के माध्यम से आपको रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास 2 क्वालिटी होना चाहिए। पहला, आपको पिछड़ा होना चाहिए, और दूसरा, राज्य के राय में आपका प्रतिनिधित्व कम है। नहीं समझे? मतलब कि जितना % नौकरी आपकी होनी चाहिए उतना % आपके लोग वहां पर नहीं पहुंचे। समझ रहे हैं? जनसंख्या के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिली। अगर राज्य को ऐसा लगता है तभी 16 के 4 के तहत आपको लाभ मिलेगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? नहीं समझे क्या? अब जरा से एक चीज देखिएगा, यहां पर एक सबसे खतरनाक सवाल ये उठ करके आता है कि आखिर पिछड़ा हम मानेंगे किसको? ये सुप्रीम कोर्ट के पास में केस गया, समझे? लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास में मामला दायर किया कि पिछड़ा की बात की गई है कि पिछड़ा को रिजर्वेशन 16 के 4 के तहत दिया जाएगा, मतलब उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़ा कौन होगा इसका डेफिनेशन लिखा ही नहीं गया। तो पिछड़ा हम माने किसको? क्या आप समझ रहे हैं?
तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट निर्णय है, इसको जरा सा देखिएगा। उसने ये समझाया कि आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का क्या करेंगे, गठन करेंगे। समझ रहे हैं? आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो एक कमीशन बनाएंगे, वो एक आयोग बनाएंगे, और आयोग पूरे देश में घूम करके पिछड़ों का क्या करेगी, निरीक्षण परीक्षण करेगी, सर्वे करेगी, और एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगी। और राष्ट्रपति को भी लगता है कि ये रिपोर्ट सही है तो वो सरकार को सौंप देगी, और सौंपने के बाद उनको आरक्षण के दायरा में ले आया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पिछड़ा का पहचान कैसे होगा? पहचान करने के लिए पहले आयोग बनाई जाएगी। आर्टिकल 340 के तहत आयोग बनेगी, और आयोग बनाएंगे कौन? राष्ट्रपति। वो आयोग उस जाति का या उस समूह का जांच करेगी, और लगेगा कि वाकई में ये समूह पिछड़ा है, तभी उसको पिछड़ा क्षेत्र के रूप में उनको क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसी आर्टिकल के तहत अब जरा सा एक चीज समझिएगा, 16 के 4 को भी पकड़ के रखिएगा। समझ रहे हैं? देखिए, पहला केस क्या गया कि पिछड़ा को हम माने किसको? समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 340 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आयोग बनाए, वो जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दे, उनको लगेगा कि हाँ ये रिपोर्ट सही है तो उनको पिछड़ा में शामिल कर लिया जाएगा। इसी बात को लेते हुए 1979 में भारत में पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। 1947 से सरकार कब तक रही है? 1979 तक। किसकी? कांग्रेस की। इस समय जनता दल की सरकार आ गई, और भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई जनता दल पार्टी के तरफ से जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया? तुरंत एक आयोग का गठन करवाया। किसके थ्रू? राष्ट्रपति के थ्रू। एक आयोग का गठन हुआ। इस आयोग का नाम पड़ा मंडल आयोग। कितने? क्या पड़ा? मंडल आयोग। हाँ, 1979 में। और ये मंडल आयोग का अध्यक्ष बने बीपी मंडल। बीपी मंडल मतलब समझ रहे हो? ये दूसरे हैं, और एक इसी में एक और नाम आएगा, बीपी सिंह। तो बीपी मंडल का इनका फुल फॉर्म है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को मंडल आयोग का क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया, और कहा गया कि आप जाइए और पूरे देश में घूम करके पिछड़ों का लिस्ट तैयार करके लाइए, और ला करके हमें दीजिए कि हम किसके लिए कानून बना के उसको लाभ पहुंचाए। तो 1979 में ही, 1980 में ही क्या किया? इन्होंने एक साल के अंदर एक रिपोर्ट बना करके और क्या किया? सरकार को सौंप दिया। और इस रिपोर्ट में इन्होंने 3743 जाति का पहचान किया। इतने प्रकार की जातियां, एससी और एससी को छोड़ दो, जनरल को छोड़ दो, सिर्फ ओबीसी में उन्होंने 3743 कास्ट को पहचाना। और ये लगभग 5000 भाषाएं बोलते थे। समझ रहे हैं? ये अलग अलग तरह के भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के जाति वाले लोग हैं, जिनको बीपी मंडल ने पहचान किया। और बीपी मंडल ने कहा कि ये लगभग 4000 जातियां हैं, लगभग नहीं 4000 लगभग जातियां हैं जिनको ओबीसी में रखना चाहिए, और इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। और कितना परसेंट रिजर्वेशन देना चाहिए? 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। बीपी मंडल ने 27% रिजर्वेशन का सिफारिश किया। कब किया? 1979 में ही गठन हुआ, 1980 में इनकी रिपोर्ट आई, कहा कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन एससी एसटी को रिजर्वेशन कब से मिल रहा है? जब से देश आजाद हुआ है। उनको रिजर्वेशन कितना मिलता था? 22.5%। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो 22.5% तो हम पहले से रिजर्वेशन दे रहे हैं, 27% अगर हम ओबीसी को दे दें तो कितने हो गए? 49.5%, लगभग 50% पूरे हो गए। मतलब कि अब हम नया रिजर्वेशन किसी को नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो बीपी मंडल ने क्या कहा कि 27% रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? ओबीसी को मिलना चाहिए। और ओबीसी की संख्या पहचान करके उन्होंने बताया कि 3743 प्रकार की जातियां हैं जिनको ओबीसी में रखना चाहिए। समझ रहे हैं? ये वाला आरक्षण लागू होता कि इससे पहले जनता दल की सरकार गिर गई। 77 में सरकार बनी और 80 में सरकार खत्म हो गई। इसलिए ये 27% रिजर्वेशन उस समय लागू नहीं हो पाया।
समझ रहे हैं? तो अगली सरकार अचानक से फिर से कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार समझते हैं, मतलब कि माननीय या माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1980 में क्या बन गए? फिर से इस देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने फाइल को दबा दिया, रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं दिया, जिसका सिफारिश बीपी मंडल ने यानी मंडल कमीशन ने किया। समझ रहे हैं? तो नहीं मिल पाया रिजर्वेशन। तो 1980 से 84 कौन बनी? इंदिरा गांधी। 84 में उनको गोली मार दिया गया। फिर उनका बेटा राजीव गांधी बना 84 से 89 तक। तो 89 तक तो फिर से कांग्रेस सरकार आ गई। अगली 89 में सरकार बनी बीपी सिंह का वापस। कौन बीपी सिंह? ये बीपी सिंह दूसरे हैं, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। कब? हाँ, इनको भी शॉर्ट में बीपी सिंह कहा जाता है। तो ये बीपी सिंह 1989 में भारत का नए प्रधानमंत्री बने और 90 में अगले साल मतलब कुछ ही टाइम बाद इन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया, दे दिया इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन 27%। 1990 से भारत के अंदर में बीपी सिंह के सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? तो 16 के 4 के तहत रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं दिया गया? किसको दिया गया? ओबीसी को। ओबीसी में टोटल कितनी जातियों की पहचान की गई? 3743 जातियों की पहचान की गई। ये बीपी कौन सा आयोग ने किया था? बीपी मंडल। अच्छा, अगर नए आरक्षण देना हो ओबीसी को तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 340 के तहत आयोग बनेगी, वो आयोग जांच करेगी, रिपोर्ट बना के सौंपेगी, उसके बाद ही उसको ओबीसी में डाला जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? 16 का 4 नहीं समझ में आया? अच्छा, तो पहला केस तो ये हो गया बीपी मंडल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप समझ गए पिछड़ा कौन होगा? पिछड़ा कौन होगा? जिसकी पहचान आयोग करेगी। और वो आयोग कौन होगा? जिसका गठन राष्ट्रपति करेगी। क्लियर है? दूसरा केस गया कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं समझे? महिलाओं को पिछड़े में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पर बहुत सुंदर निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के अलग से प्रावधान के लिए हम 15 में के 3 में बात कर चुके। 15 के 3 के तहत महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान की बात की गई है। अब महिलाओं को पिछड़ा में रखें कि न रखें, नहीं, ये 16 के 4 के अंदर में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महिलाओं को रही बात आरक्षण देने का, तो हम किस ग्राउंड पर महिलाओं को आरक्षण दें? हमारे देश के अंदर में कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो जिंदगी में कभी गरीबी देखा भी नहीं। क्या देखा? कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी को अपनी छोटी उंगली से भी टच करके महसूस नहीं किया, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो रोटी के लिए भी क्या है? मुहताज। तो महिलाओं को अगर हम आरक्षण दे देंगे जेंडर के बेस पर, तो ये आरक्षण किसको मिल जाएगा? उनको भी मिल जाएगा जिन्होंने कभी गरीबी को अनुभव भी नहीं किया। इसलिए लिंग के आधार पर अगर हम देंगे आरक्षण, तो उसका लाभ सबसे ज्यादा वो महिलाएं उठाएंगी जो पहले से बहुत आगे हैं। तो जेंडर के आधार पर रिजर्वेशन देने से जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनका विकास नहीं होगा। उनके नौकरियों को छीन करके कौन लेकर चला जाएगा? वो वही लेकर के चली जाएंगी जो जिंदगी में कभी दुख नहीं देखी। इसलिए महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि जो एससी जाति है उनके घर के महिलाओं को भी हम क्या करेंगे? एससी मानेंगे। जो पिछड़ा है उनके घर के महिलाएं भी क्या है? पिछड़ा है। तो इसी आधार पर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर महिलाओं को देंगे तो ब्राह्मण के घर की महिलाएं भी तो रिजर्वेशन पालेगी। अब उसमें इंदिरा गांधी भी आ जाएगी। समझिए इस बात को। इंदिरा गांधी को रिजर्वेशन की जरूरत है? वो गरीब हैं। मायावती को रिजर्वेशन की जरूरत है? लेकिन मिल रहा है क्योंकि वो एससी में आती है। आप समझ गए? अच्छा, ये दूसरा केस महिलाओं को उन्होंने लिंग के आधार पर रिजर्वेशन देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अगला बात आया कि क्या ये रिजर्वेशन हमेशा मिलता रहेगा? पिछड़ों को, एससी एसटी को हमेशा मिलता रहेगा? ध्यान रखिएगा, जब तक पूरा रिजर्वेशन हट नहीं जाता। लेकिन पिछड़ा को रिजर्वेशन ऐसे नहीं मिलेगा। जरा समझिएगा, देखिएगा। दूध देखे हैं आप लोग? दूध को जब गर्म करते हैं तो दूध उसके ऊपर में मलाई जम जाता है। नीचे से मलाई गर्म होकर कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। उसी तरीके से छूट के माध्यम से हम पिछड़ा को गर्म करेंगे, मतलब कुछ छूट देंगे, और कुछ लोग उस छूट का फायदा उठा के क्या करेंगे? ऊपर आ जाएंगे।
तो जो लोग ऊपर आ जाएंगे उनको मलाईदार परत माना गया और उनको दूध में से क्या कर दिया जाएगा, निकल, यानी वो आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। तो जो आदमी आरक्षण का लाभ लेकर के बाहर क्या ऊपर उठ जाएगा, शर्त ओबीसी, एससी एसटी नहीं, एससी एसटी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो उनके बच्चों को फिर भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं और अगर आपने आरक्षण का लाभ लेकर के और अगर आप अपनी स्थिति को अच्छा कर लिए तो आपको क्या माना जाएगा, मलाईदार परत माना जाएगा और आपको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, बोलो मलाईदार परत का बात किया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या ओबीसी को हमेशा रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं, अगर वो मलाईदार परत में आ गए तो रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? 16 का 4 कुछ क्लियर है, बाकी चीजें ना नोट्स में डिटेल्स में लिखा हुआ है, नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारा ऐसा मामला मिल जाएगा। कहने का डिबेट का तरीका तो समझ ही गए। अब 16 के 5 में आइए। 16 के 5 में देखिए, 16 का जो 2 है वो क्या कह रहा है कि ये 7 आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं किया जाएगा भेदभाव, समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर 16 का 5 कह रहा है कि धर्म के आधार पर नौकरियों में भेदभाव किया जाएगा। और ये 16 के 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। लेकिन इसमें बड़ा एक लॉजिक है, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक ही लिखा है। समझ रहे हैं क्या लिखा इसमें? सो देखिए, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसको सरकार ने अपने अंडर ले लिया है। जैसे आपको मालूम है कानपुर के अंदर में जो ये जेके मंदिर है, वो जेके मंदिर क्या हो गया है? सरकारी हो गया। तो कुछ मंदिर को भी सरकार ने क्या किया है बताओ? इधर देखो, सरकार ने मंदिर को भी क्या किया है? अधिग्रहण। अब मान लो मंदिर के अंदर में पुजारी के पोस्ट पर नौकरी वैकेंसी आई हो, अब कोई मुस्लिम जो है कहे कि सरकारी मंदिर तो सरकारी है तो वहां तो नौकरी हमें भी चाहिए, तो अगर आप मुस्लिम को पुजारी के रूप में नियुक्त कर देंगे तो देश में दंगा नहीं हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि एक मुस्लिम को हमारे धर्म और आस्था में घुसा दिया तुमने, तो यहां पर दंगा का माहौल बन जाएगा। इसलिए जब जब कोई धार्मिक संस्थान में नियुक्ति करना होगा, धार्मिक संस्थान समझते हैं, लेकिन कौन सा वाला धार्मिक संस्थान जिसको सरकार अपने अंडर ले चुकी हो, उसमें जब नौकरी निकलेगी मंदिर में, मस्जिद में, तो वहां पर जिस धर्म का वो मंदिर या धार्मिक संस्थान है उसी धर्म के व्यक्ति को उसमें नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये 16 का क्या है? 5 है। समझ रहे हैं? और 16 के 5 2 का उल्लंघन नहीं है। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि कहा गया है कि सरकार नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी 2 में, 1 में, लेकिन याद रखिएगा ये नियुक्ति और नियोजन के लिए है। एक नौकरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, सुने हैं आप लोग? सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर भी निकालती है, तो यहां पर ये वाला चीज लागू नहीं होता। यानी कॉन्ट्रैक्ट के नौकरियों में सरकार भेदभाव कर सकती है, वहां पर भेदभाव होगा। अच्छा, ये 7 ही आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पर भेदभाव हो सकता है, जैसे शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं। अब आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन का ही जरूरत है, 12th वाला को तो लेंगे नहीं, तो ये भी तो भेदभाव है। आर्मी में जाने के लिए शारीरिक क्षमता, अगर आप कैपेबल नहीं हैं, अगर आप विकलांग हैं और आप कहोगे क्या कि आप तो भेदभाव कर रहे हो, तो वहां पर शारीरिक दक्षता होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? इसमें 7 ही आधार लिखे गए हैं, तो यही 7 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पर तो भेदभाव होगा। समझ रहे हैं? ये 16 का 2 था, 3 और 4 और 5 में क्या है? उल्लंघन है। समझ रहे हैं? और उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये अपवाद है। समझ रहे हैं? 3 में कैसा अपवाद है? निवास स्थान के आधार पर, क्योंकि कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं उनका विकास के लिए। 15 और 16 के 4 में पिछड़े लोगों के लिए, और इसमें आपने देखा कितनी लंबी बात हो गई। 16 के 5 में अगर धार्मिक संस्थान में कोई नियुक्ति होती है, समझ रहे हैं, धार्मिक संस्थान में कोई नियुक्ति होती है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? धर्म के आधार पर भेदभाव